जी तो बच्चों, तैयारी करना चाहते हो अपने 2027 बोर्ड एग्जाम की, यानी कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम की, तो अपने सीट बेल्ट मजबूती से बांध लो, क्योंकि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट का? यानी कि ये क्वेश्चंस आपको 60 आउट ऑफ 60 लेने में मदद करेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 10 का, जो कि है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। ठीक हो गया। अब चैप्टर को अगर मैं समराइज करता चलूं तो चैप्टर के नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग, और एल्गोरिथम बनाते हुए सॉल्व करना, एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट बनाते हुए। सिंपल सी बात है। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर अपने चैप्टर्स, सॉरी अपने क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर के। तो अब बात कर लेते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट के अंदर हमारे पास पहला सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्यू एंड स्टैक। ठीक है, क्यू एंड स्टैक। इस बात को समझने से पहले ये बात समझते हैं कि क्यू और स्टैक होता क्या है। क्यू और स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर्स है। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, जो हमें एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद देते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं हम क्यू की, कि क्यू क्या होता है। अच्छा, क्यू हमारे पास जो है ना, उसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से है। उसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर एक टिकट लाइन। ठीक है, एक टिकट लाइन किस तरीके से होती है? अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे पीछे आके बंदा खड़ा होगा। ठीक हो गया। और आगे जो होगा तो वो आगे से अपना काम करके निकल जाएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए ना, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा पहला नंबर है टिकट लेने का। अब जब मेरा पहला नंबर है, मैंने टिकट वहां से लिया और मैं वहीं से आउट हो जाऊंगा। ठीक है, यानी मैं पहले आया था, जो मेरे बाद आएगा वो मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? जो इसका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है फर्स्ट इन। जो पहले आया फर्स्ट आउट हो जाएगा, उसको पहले मिल जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखें। अच्छा, ये बात यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि ये इसका हेड कहलाता है, हेड यानी कि फ्रंट, और ये इसका बैक कहलाता है, बैक या फिर टेल। ठीक हो गया। ये तो इसके पार्ट्स कहलाते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर आया, मैंने टिकट लिया। ठीक हो गया। और बंदा जो नया आएगा वो बंदा पीछे लगेगा मेरे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो भी नया बंदा आएगा, जो भी एक नया एलिमेंट आएगा, वो मेरे से पीछे आएगा, क्योंकि वो मेरे से आगे आ नहीं सकता। तो पीछे आएगा, इसका मतलब है कि जब भी इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे तो बैक से ऐड होगा। और एलिमेंट जब ऐड करते हैं तो उसका फंक्शन होता है इनक्यू। क्या होता है? इनक्यू। अब देखो, अगर मेरा काम हो गया, मैं चला जाऊंगा, मेरे से पीछे वाला आगे की तरफ आ जाएगा। तो जब मेरा काम हो गया तो मैं आगे से आउट होऊंगा। तो इसका फंक्शन होता है डी क्यू। क्या होता है भाई? डी क्यू होता है। तो बस इसमें सिंपल सी बात है कि जब आप टिकट खरीदने जब जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने पहला नंबर है, आप आउट हो गए, फिर पीछे दूसरा आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और जब भी नया एलिमेंट ऐड होगा वो पीछे आके एलिमेंट ऐड होगा, और पुराने वाला जब भी जाएगा तो वो आगे की तरफ से जाएगा। सिंपल सी यही बात है। अब बात कर लेते हैं स्टैक की। स्टैक क्या है? स्टैक हमारे पास, जैसे ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल बस काम कर रहा होता है। जैसे मैं उसके एक डायग्राम बना दूं। लेट्स से हमारे पास 3 एलिमेंट्स का एक स्टैक है। ठीक है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। अब जब ये स्टैक है ना, तो स्टैक को पहले मैं समझाता चलूं कि जब स्टैक खाली हो तो उसको हम बोलते हैं अंडर फ्लो स्टेट। उसकी स्टेट को क्या बोलते हैं? अंडर फ्लो स्टेट। ठीक है, अंडर फ्लो स्टेट। मिसाल के तौर पे मैंने कोई एलिमेंट ऐड करना है। जब मैं एलिमेंट ऐड करूंगा, ठीक है, मैंने कहा कि 3 को ऐड कर दो, तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई आप इसके अंदर क्या कर दो, 2 को ऐड कर दो। सही है, 3 2। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जगह खाली है, मैंने इस पे कहा कि आप ऐड कर दो 1 को, या हम ले लेते हैं 10, ताकि आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि कोई भी एलिमेंट आ सकता है, डजंट मैटर। अब देखो भाई, अब मेरे पास इसके अंदर और कोई जगह नहीं है इसको, इसके अंदर चीज को, एलिमेंट को सेव करने की। तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लो स्टेट। क्या कहते हैं? ओवरफ्लो स्टेट। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी कि जो चीज पहले आई है, ठीक है, या इसको आगे करते हैं फिर बता दो।
ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे 10 वापस करना है, तो 10 मैंने जब वापस किया तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 और 2। ठीक है, 10 वापस किया तो क्या बचा, 3 और 2। फिर उसके बाद मैं एक और वापस करता हूं, एक और एलिमेंट निकालता हूं, तो क्या बचेगा, 3। और फिर इसके बाद निकालूंगा तो फिर 3 भी खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखो भाई, अच्छा एक बात यहाँ पर कि जब हम एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो उसका मेथड होता है पुश। क्या होता है, पुश 3, पुश 2, ठीक है, पुश 10। लेकिन जब भी मैं एलिमेंट निकाल रहा हूंगा तो वहां पर मुझे उसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ होता है वो उसको ही आउट कर देता है। ठीक है, वो उसको आउट कर देता है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि भाई जो सबसे एंड में ऐड हुआ था, ठीक है, जो सबसे एंड में ऐड हुआ था, यानी कि जो लास्ट इन हुआ था, सबसे एंड में ऐड हुआ था, वो सबसे फर्स्ट पर आउट हो गया, सबसे पहले आउट हो गया। इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। ठीक है, बड़ा आसान सा है, दोनों में डिफरेंस ठीक हो गया। इसको जब भी एलिमेंट ऐड करते हैं तो बैक से ऐड होता है और फ्रंट से बाहर जाता है। इसमें देखो जब भी एलिमेंट ऐड होता है तो वो अपनी स्पेस जहां पर भी उसको मिलती है वो जाके सेव हो जाते हैं, और जैसे ही आउट होने लगता है तो सबसे पहला एलिमेंट जो लास्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हो जाता है। या फिर इसको अगर हम दूसरे तर्ज में देखें तो जब सबसे पहले इन हुआ था, जो सबसे पहले इन हुआ था फर्स्ट इन, वो देखो सबसे एंड में जाके बाहर जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ 10 चला गया, फिर यहाँ पर 2 चला गया, क्या रहेगा 3, तो सबसे एंड में बाहर जाएगा, लास्ट आउट। दोनों बातें समझ आएगी कि जो सबसे लास्ट में इन हुआ था वो पहले आउट होगा, जो सबसे पहले इन हुआ था वो लास्ट में आउट होगा। यही है हमारा पहला सवाल। अब हम चलते हैं अपने अगले दूसरे सवाल की जानिब। ये दूसरा सवाल है हमारे पास। अब तक हमने टिकट बुक करा ली है, ठीक है, प्लेटें तरतीब से रख ली वो क्यू और स्टैक के अंदर। तो अब हमारे पास दूसरा सवाल है कि एल्गोरिथम वर्सेस फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आया है हमारे पास 2024 और 2025 के अंदर। सही हो गया। तो भैया अब हम देख लेते हैं कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का क्या डिफरेंस है। पहले तो एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। अब भाई इसके बाद क्या है, एल्गोरिथम तो हो गया कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलता है, इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल कर रहा होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये हमारे पास जो है एक इंग्लिश लाइक कोड में लिखा होता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, या इंग्लिश लाइक कोड बोल रहे हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं ये सूडो कोड है। क्या कहते हैं भाई, सूडो कोड। और जहां वर्ड सूडो का मतलब है फॉल्स या फिर फेक। ठीक हो गया, कि ये ओरिजिनल कोड नहीं है, ये ओरिजिनल कोड नहीं है, ये क्या है हमारे पास एक उसकी कॉपी है, एक उसको बनाने का तरीका है। क्योंकि सूडो कोड होता है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में। इंग्लिश जो आपको मुझे समझ आती है, कंप्यूटर को समझ इंग्लिश में नहीं आती है जब तक कि उसको समझाने वाला कोई ना हो। ठीक हो गया, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर कोई और जो है वर्चुअल ट्रांसलेटर। एल्गोरिथम के कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। क्या नहीं है, एल्गोरिथम के कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। ठीक हो गया। और ये क्या होता है कि ये डिफिकल्ट टू राइट होता है, डिफिकल्ट टू राइट होता है कि भाई अब किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। जबकि इसके बरक्स हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट को, बल्कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ। फ्लो चार्ट को अगर हम देख लें तो फ्लो चार्ट क्या होता है, एक इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये क्या होता है, सिंबल्स की फॉर्म में होता है, सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड इन सर्कल एंड सो ऑन, इस तरीके के जो है हमारे पास सिंबल्स हो रहे होते हैं। अब इसके अंदर ना इसके पास स्पेसिफिक रूल्स है लिखने के। क्या है, स्पेसिफिक रूल्स है कि आप उस तरीके से लिखेंगे, फ्लो लाइंस बनाएंगे तो हमारे को क्या होगा, समझ आएगा। अब इसके बाद ये है इजी टू कंस्ट्रक्ट है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है, ये आसानी से बनाया जा सकता है। कोई भी इश्यू आपके पास आ जाए तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं।
तो सिंपल ये एक फर्क है कि एल्गोरिथम को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल है हमारे पास कि डिफाइन करो ट्री और ग्राफ को। ठीक है, डिफाइन ट्री एंड ग्राफ। तो भाई अब हम समझ लेते हैं कि ट्री और ग्राफ क्या होती है। ये भी क्या है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर्स। क्या है भाई, डेटा स्ट्रक्चर्स, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। अब ट्री और ग्राफ, ट्री क्या है, एक हायरार्की बनाता है। क्या बनाता है, हायरार्की। हायरार्की से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर ये एक नोड है। ठीक है, इस नोड के दो चाइल्ड्स हैं, यानी कि चिल्ड्रन है। ठीक है, फिर क्या होगा कि अगर इस चाइल्ड के आगे दो और चिल्ड्रन हो जाते हैं, सेम गोज टू दिस, ये क्या बन रही है, एक हायरार्की बन रही है। जैसे मिसाल के तौर पर एक दरख्त होता है, उस दरख्त के तने के ऊपर दरख्त के जो शाख होती है, उससे क्या होता है, आगे और ब्रांचेस बन रही होती है। सेम इसी तरीके से ये होता है कि ये जो एक पेरेंट नोड है, इसको हम क्या कहेंगे, रूट नोड। रूट नोड कहेंगे, नोड। और नोड को हम वर्टिसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिस। और ये जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं एजेस। क्या कहते हैं भाई, एजेस। ये रूट नोड हो गई, और इस रूट नोड को हम वर्टिसेस, यानी नोड को वर्टिसेस कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, इन दो चाइल्ड्स के लिए ये क्या है, पेरेंट नोड है। क्या कहलाएगी, पेरेंट नोड है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे, तो अब ये पेरेंट नोड हो जाएगी फॉर दीज टू। ठीक है, अब ये पेरेंट नोड हो जाएगी इन दोनों के लिए। तो सेम इसी तरीके से हायरार्की में डेटा चल रहा होता है। ठीक है, जैसे एक शजरा हम देखें तो शजरा एक से जोड़ जोड़ के उस तरीके से बनता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि ट्री एक हायरार्की में चल रहा होता है। जबकि इसके बाद जो होता है, इसके बरक्स जो होता है, वो ये आर्बिट्री होता है। आर्बिट्रेरली फॉर्म में होता है, यानी कि इसकी कोई एक सिंथ नहीं बन रही होती है कि किस तरफ से जा रहा है, किस तरफ से आ रहा है, क्या इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर कोई रूट नहीं होती है। मिसाल के तौर पर ये आपके चार नोड्स हैं, चार वर्टिसेस हैं, ये आपस में ही सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होती है, ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे अगर कोई बंदा है, तो लाजमी नहीं कि वो बंदा सिर्फ आपसे ही, आपको ही जानता होगा, वो बंदा बहुत से और लोगों को भी जान सकता है। ठीक है, तो वो तमाम क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। सेम इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर कोई रूट नोट नहीं होती है। इसके अंदर और भी ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास होंगी, शाखें होंगी, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। ठीक है, ये कहीं से भी और कनेक्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास ग्राफ और ट्री का यही डिफरेंस है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जाने। क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि व्हाट इज द नीड ऑफ एन व्हाट इज द नीड what is the need of an index in an array। कि भैया सवाल आया है कि एरे के अंदर इंडेक्स की नीड क्यों होती है। यह आया है 2022 के अंदर। ठीक है, एरे के अंदर इंडेक्स की नीड क्यों पड़ती है। पहले तो हम एरे देख लेते हैं, एरे क्या होता है। देखो हमारे पास ये होता है एक डायमेंशनल एरे होता है। ठीक है, 1D एंड 2D। मिसाल के तौर पर मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करना है। मैंने एलिमेंट्स स्टोर कर लिए 10, 2, 3, 1 और 50। ठीक है, ये एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। जो ये मैंने इसके अंदर रखे हैं ना, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब एलिमेंट्स को उसने कहा कि इंडेक्स की क्यों जरूरत पड़ती है। देखो मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूं कि एरे मुझे बताओ, तो एरे तो वोट के पूरा बता देगा। लेकिन अगर आपको कहीं स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए हो कि नहीं भाई मुझे एरे के फला नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, जैसे मैं कहूं एरे के 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है,
तो पहले हम देख लेते हैं इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स होती है पहचान, ये शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आया कि एरे के टू इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, तो आप जाके चेक करेंगे एरे के टू इंडेक्स पर 3 पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। अगर सवाल आता है कि एरे के 0 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, तो वो क्या है? 10 पड़ा हुआ है। सेम मतलब बताने का ये है कि जो एरे का इंडेक्स है वो जाहिर करता है कि उसकी लोकेशन में पड़ा हुआ क्या है। क्यों जरूरी है कि भाई जब तक उसकी पहचान नहीं होगी हम बता नहीं सकते कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और क्या क्या पड़ा हुआ है उसके पास, ठीक है। उस एलिमेंट के अंदर या फिर उस बॉक्स के अंदर या जो उसने जगह ली हुई उस मेमोरी पर पड़ा हुआ क्या है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ये इंडेक्स की जरूरत होती है एरे के अंदर। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। जी, तो अब आगे हमारे पास शुरू हो रहे हैं लॉन्ग सवाल। लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें है एक्सप्लेन द स्टेप्स, explain the steps involved in problem solving, involved in problem solving। देखो भाई, उसने बोला, उसने हमसे पूछा, अच्छा ये 22 24 और 26 पे आ चुका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हमें बताने। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज बेसिकली क्वेश्चन मार्क। क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन है कि मुझे क्या इशू आया है या मुझे क्या, मैं किस इशू से दो चार हूं, मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला भाई, पहला स्टेप है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन द प्रॉब्लम। क्या? डिफाइन द प्रॉब्लम। भाई पहले तो पता होनी चाहिए ना मसला क्या है। क्वेश्चन मार्क तो है, मुझे मसला है, लेकिन क्या मसला है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैं चेक करूंगा जनरेट ऑल्टरनेटिव्स, कि उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, यानी कि उस मसले के हल क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखूंगा कि इवेलुएट इवेलुएट द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट किया जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे द सॉल्यूशन या इंप्लीमेंट द एनी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन वी हैव फाउंड सो फार। तो भैया देखो, अब मैं इसको आसान अल्फाजों में बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने क्या करना है, किसी से कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, किसी से कम्युनिकेशन करनी है। अब मुझे पता है मैंने उसको अपना पैगाम पहुंचाना है, मैंने उसको मैसेज पहुंचाना है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई। और मेरी जो प्रॉब्लम डिफाइन है कि मुझे कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने उसको पहुंचाना है, ठीक हो गया। अब जब मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ तो मैसेज किस किस जरिए से पहुंचा सकता हूँ, पहले तो मैं वो देखूंगा। मैंने कहा कि भाई मैं करता हूँ एसएमएस। मैंने क्या कहा, मैं करता हूँ एसएमएस। एसएमएस किया। और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मैंने कहा मैं व्हाट्सएप से इसको बता देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं मैं फेसबुक का सहारा लेता हूँ। फिर मेरे पास और क्या हो सकता है, इंस्टाग्राम का सहारा हो सकता है। और क्या हो सकता है मेरे पास, और बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं उसको डीएम करने के या उसको बताने के। देखो मैंने कहा मेरे पास इस वक्त ये 4 ऑल्टरनेटिव है, सही है। मैंने क्या करना, मैसेज करना, मुझे प्रॉब्लम डिफाइन है, मैंने उसको कुछ बात बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैंने उसी तरीके से उसको राब्ता करना है। अब जब मैंने उसको मैसेज करना है तो मैं अपने ऑल्टरनेटिव देखूंगा। मैंने ऑल्टरनेटिव देख लिया, अब मुझे इवेल्युएट करना है। आई गेस सो कि मैंने इवेल्युएट किस मैंने गलत लिखी है, इवेल्युएट यहाँ पर ए आएगा, हाँ। तो अब मुझे क्या करना है कि भाई इवेल्युएट करना है, मेरे पास क्या हो सकता है। मैंने कहा यार मैं एसएमएस करूं, मैं क्या करूं, एसएमएस करता हूं। भाई बैलेंस सही है, क्या नहीं है, बैलेंस सही है, तो ये बात तो होगी कैंसिल, जाहिर है बैलेंस सही है। अब देखते हैं व्हाट्सएप। हाँ मेरे पास व्हाट्सएप का तो पैकेज है, सिर्फ क्या है, व्हाट्सएप का पैकेज है। अगर मैं देखूं फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो फेसबुक इंस्टाग्राम का मेरे पास पैकेज नहीं है। मेरे पास गरीब बंदा हूं भाई, सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज है।
तो मेरे पास मैंने क्या कर लिया, ऑल्टरनेटिव देखे, उसमें इवेलुएट किया कि मेरे लिए ये फुलफिल हो रहा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको व्हाट्सएप में भेजा, हे हाउ आर यू। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज था, ठीक है। ये इस इंपॉर्टेंट मैसेज को मैंने भेजना था और मैंने ये सारा कुछ देखना था कि कैसे मैंने इसको भेजना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक बड़ा आसान सा तरीका जो मैंने बड़े इस पूरे सवाल को एक बड़े आसान से एग्जाम्पल में ढाल दिया और उम्मीद है आपको ये समझ भी आया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, और आगे पूछता है कि एक्सप्लेन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। देखो भाई, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। क्या करता है, ऑर्गेनाइज द डेटा। जैसे कि आपका बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी आपके पास बहुत सारे चैप्टर, यानी कि आपके बुक पे टोटल 7 चैप्टर है, आपके ये बहुत सारा डेटा है। आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, आप उस डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे। जैसे चैप्टर 1 अभी आज हम कर रहे हैं, चैप्टर 1 को आपने उसके कॉन्सेप्ट बना लिया, उसके बुलेट पॉइंट्स बना लिया, आपने उसको लिख लिया, ऑर्गेनाइज हो गया। चैप्टर 2 इस तरीके से करेंगे टिल 7। अब इस ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो जाएगा, इस ऑर्गेनाइज का फायदा क्या हो जाएगा, जब आप एंड में अपनी फुल जान लगाने वाली, यानी पेपर में आग लगा देने वाली जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ने हैं एंड दैट्स इट। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको बुलेट पॉइंट से रिवीजन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा होता है डेटा को, कि उसको तरतीब से रखे, जब जरूरत पड़े उठा ले और अपना काम कर लिया जाए। इसके बाद हमारे पास बारी आती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो सीक्वेंस में डेटा को स्टोर कर रहा हो या सीक्वेंशियली स्टोर कर रहा हो, उसको हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं अपने सवालों के अंदर, स्टैक, क्यूब और एरे, ये क्या है हमारे पास, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनके फंक्शन अगर मैं छोटा सा रिवीजन करा दूं, क्योंकि मैं अभी अभी ही सवाल करवाए मैंने, तो मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि स्टैक के जो फंक्शन है वो है पुश, और पुश के साथ हमें नंबर लिखना पड़ता है, और एक है पॉप, पॉप के साथ हमें नंबर नहीं लिखना पड़ता। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट इन हुआ पहले आउट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्यू। तो क्यू के अंदर क्या होता है हमारे पास, जब हमें एलिमेंट को ऐड करना हो तो हम इन क्यू का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। और जब हमें एलिमेंट को रिमूव करना हो तो वो हम डी क्यू का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब एनक्यू और डीक्यू, एनक्यू कहां करता है, जब एलिमेंट ऐड करना है तो बिल्कुल बैक पे करेगा, और आउट करना है तो फ्रंट से आउट करेगा। और उसका जो फंक्शन है फर्स्ट इन, जो पहले आया है वो पहले बाजी लेके बाद चला जाएगा, ठीक है। और एरे क्या है, एरे हमारे पास डायमेंशंस में होते हैं, 1D 2D, ठीक है, 3D भी होता है। और इस तरीके से हमारे पास एरे के डायमेंशंस के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि वाई नीड एरे, वाई नीड इंडेक्स इन एन एरे, ठीक है, इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को भी इसी चैप्टर के अंदर, इसी सवाल के अंदर पीछे शॉर्ट पे मैं बता चुका हूं कि नॉन लीनियर हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है ट्री, दूसरा होता है ग्राफ। दूसरा क्या होता है, ग्राफ। ट्री के अंदर हम जो काम करते हैं वो हायरार्की में करते हैं, ठीक है। ट्री के अंदर हम काम हायरार्की में करते हैं, जबकि इसके अंदर जो काम होता है वो आर्बिट्री होता है, ठीक है। आर्बिट्री फॉर्म में काम हो रहा था, यानी बिला तरतीब, कोई तरतीब नहीं होती है इसके जो है। अच्छा, दोनों के अंदर नोड्स होती हैं, और नोड्स को हम वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है, वो जो सर्कल्स होते हैं। और दोनों के अंदर एजेस होते हैं, एजेस दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है, यानी उस लाइन को हम एजेस कह रहे होते हैं, एज कहते हैं सिंगल को। तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है, और इसके चाइल्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, नीचे मजीद चाइल्ड्स होते हैं, और ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये, सही है। और जब अगर किसी एक ट्री के, किसी एक हायरार्की के, किसी एक ब्रांच के दो चाइल्ड्स होंगे, तो इस ऐसे ट्री को हम कहेंगे बाइनरी ट्री। क्या कहेंगे,
बाइनरी ट्री। होप सो समझ आ गया होगा, इतना आसान सा सवाल है हमारा, हम पीछे इसी को शॉर्ट में कर चुके हैं, बस एक लॉन्ग में समराइज किया है। अच्छा, इसके एयर मैंने नहीं लिखे, एयर है हमारे पास 2023 और 2025, तो होप सो कि 2027 के अंदर ये आए। देखो 23, 25 एंड 27। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जाने। अच्छा तो भाई अब हमारी होगी लॉन्ग की कहानी खत्म, ठीक है, बस इतने से लॉन्ग्स थे। अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्या आता है? एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर सवाल क्या हमसे पूछा है कि इफ देयर इज अ कंडीशन, इफ देयर इज अ कंडीशन, अगर यहां पर कोई कंडीशन हो इन अ सिनेरियो, कहां पर? किसी प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन हो, तो आगे क्या पूछा है कि विच फ्लो चार्ट सिंबल विल यूज, विच फ्लो चार्ट सिंबल विल यूज। बड़ा ही इससे आसान सा सवाल पूछा है, लेकिन एक इस तरह कॉन्सेप्ट वाइज पूछ दिया कि अगर कंडीशन हो किसी प्रोग्राम के अंदर तो कौन सा फ्लो चार्ट का सिंबल यूज किया जाएगा। सिंबल मैंने यहाँ नहीं लिखा, विच फ्लो चार्ट सिंबल विल यूज, ठीक है। तो आसान सी बात है, देखो भाई कंडीशन की बात हो रही है, कंडीशन की बात क्या होगी, इसका मतलब है यहाँ पर इफ एल्स लग रहा होगा। अगर मिसाल के तौर पर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आप वोट दे सकते हो, एल्स अगर नहीं है 18 से ऊपर तो आप वोट के लिए नॉट एलिजिबल हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप वोट के लिए नॉट एलिजिबल हो। इसी तरीके से हमारे पास ये कंडीशन फ्लो चार्ट के अंदर हम कैसे बनाएंगे, फ्लो चार्ट के अंदर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कौन सी शेप यूज की जा रही है? डायमंड की शेप यूज की जा रही है, और डायमंड शेप के अंदर कंडीशन सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिख दी जाती है। अगर एज 18 से ऊपर है तो जवाब आएंगे, या तो जवाब यस में आएगा कि हाँ भाई मेरी एज 18 से ऊपर है, या तो जवाब नो में आएगा कि मेरी एज 18 से ऊपर नहीं है। तो अगर ऊपर है तो उसको क्या शो करवा दो, उसको शो करवा दो यस या एलिजिबल, क्या शो करवा दो? एलिजिबल। अगर नहीं है तो उसको क्या शो करवाओ? नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। अच्छा, ये मैंने जो है ये प्रोसेसेस है, ठीक है, इन प्रोसेसेस को मैंने रेक्टेंगल शेप के अंदर रखा है। तो मैंने आपको दो बातें बता दी कि डायमंड शेप के अंदर हम क्या रखते हैं, कंडीशन को रखते हैं, कंडीशन के हमेशा दो जवाब आते हैं, या यस और या नो में, और ये प्रोसेस है एक एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है, ठीक है। तो, तो यहां तक था आप लोग का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से हम चैप्टर मजीद चैप्टर्स को भी सॉल्व आउट कर रहे होंगे, और आपके इन चैप्टर से यकीनन यकीनन कंप्लीट पेपर्स में से यानी कि कंप्लीट मार्क्स आप ले सकते हैं। सिर्फ क्या है, सिर्फ तवज्जो बनाने की जरूरत है और आपने उस कॉन्सेप्ट को लिखने की जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।